नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा और गहराई से झांक रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मुगल बादशाह अकबर के दौर पर हमारे पास जो सामग्री है वो उनके शासनकाल, प्रशासन और हाँ, उस वक्त के सांस्कृतिक माहौल की एक काफी दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल, और हमारा इरादा है कि अकबर के शासन की उन खास बातों को जरा समझें, मतलब जिन्होंने उनके दौर को भारतीय इतिहास में एक अहम मुकाम दिया है। हाँ, हम देखेंगे कि उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसे काम करती थी, उनकी धार्मिक सोच क्या थी और फिर कला संस्कृति पर उनका असर कैसा रहा। हाँ, और ये जानना भी मतलब बड़ा दिलचस्प लगता है कि कैसे उन्होंने प्रशासन और सेना को एक ही धागे में पिरो दिया था। सही। या फिर वो सुलह एक कुल की नीति है ना। हाँ हाँ, सुलह एक कुल, यानी सभी के साथ शांति का सिद्धांत, वो कैसे लागू किया। चलिए अकबर के हिंदुस्तान की इस गहराई से पड़ताल शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अकबर की कहानी से। पूरा नाम तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, 1542 में अमरकोट में पैदा हुए। पिता हुमायूं थे। उनका शासनकाल काफी लंबा रहा, मतलब करीब करीब 50 साल। 50 साल? हाँ, 1556 से लेके 1605 तक। और इन 50 सालों में उन्होंने साम्राज्य को मतलब काफी फैलाया भी। बहुत। कश्मीर से गुजरात, बंगाल से दक्कन तक, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। फतेहपुर सीकरी और आगरा उनकी राजधानियां रहीं। लेकिन सिर्फ साम्राज्य विस्तार ही नहीं, अक्सर उनके दौर को स्वर्ण युग भी कह दिया जाता है। इस दावे में कितना दम है? ये स्वर्ण युग वाली बात कहाँ तक सही है? देखिए, ये स्वर्ण युग वाली बात गौर करने लायक जरूर है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, अच्छा, बल्कि इसलिए कि इस दौर में प्रशासन में स्थिरता लाने की कोशिश हुई। अलग अलग धर्मों के बीच तालमेल बिठाने का एक गंभीर प्रयास हुआ। हाँ। और कला, साहित्य, संगीत, आर्किटेक्चर, इन सबको बहुत बढ़ावा मिला। ये सब चीजें एक साथ हो रही थीं। अच्छा, इसीलिए शायद ये दौर खास बन जाता है। तो चलिए इसी प्रशासनिक स्थिरता की बात करते हैं। स्रोत में मनसबदारी प्रथा का जिक्र बार बार आता है। ये सुनने में तो व्यवस्थित लगती है, पर असल में थी क्या ये? मनसबदारी आप कह सकते हैं अकबर के प्रशासन की रीढ़ थी। बिल्कुल। रीढ़। अच्छा। हाँ, ये सेना और नागरिक प्रशासन दोनों को जोड़ने वाली एक बड़ी अनूठी व्यवस्था थी। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था। अच्छा, रैंक। हाँ, रैंक। और इस रैंक से तय होता था कि भाई उसका वेतन कितना होगा, उसके पास कितने सैनिक रहेंगे। उसमें भी जात और सवार का सिस्टम था। ओहो, काफी डिटेल था। हाँ, और उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये सब उसी रैंक से जुड़ा था। यानी एक ही सिस्टम से अधिकारी का पद, उसका वेतन और उसकी मिलिट्री जिम्मेदारी सब तय हो जाता था। बिल्कुल। इसका मकसद क्या था? क्यों लाई गई ये प्रथा? इसके फायदे कई थे। एक तो देखिए, साम्राज्य को एक बड़ी और अनुशासित सेना मिली। हाँ। और इसका खर्च वो सीधा शाही खजाने पर नहीं पड़ता था। अच्छा। मनसबदार उठाते थे उसका खर्च। ओ, तो ये बात थी। हाँ। दूसरा, इससे अधिकारियों के बीच एक स्पष्ट हायरार्की, एक क्रम बन गया। तो प्रशासन चलाना आसान हुआ। सही। और तीसरा, ये व्यवस्था दावा ये था कि योग्यता पर आधारित है। हालांकि असल में वंशानुगत प्रभाव भी काफी रहा। वो तो होता ही है। हाँ, पर इसने साम्राज्य को एक संगठित ढांचा जरूर दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये तो प्रशासन और सेना को संभालने का वाकई एक स्मार्ट तरीका लगता है। था। अब बात करते हैं राजस्व की, मतलब टैक्स सिस्टम की। राजा टोडरमल और जाप्ती प्रणाली का नाम आता है इसमें। हाँ, राजा टोडरमल अकबर के बहुत ही काबिल वित्त मंत्री थे। उन्होंने जाप्ती या उसको दहासाला प्रणाली भी कहते हैं, वो लागू की। इसका मूल सिद्धांत बड़ा सीधा था। जमीन की पैमाइश करो, नापो जमीन को। हाँ, नापो। हाँ। फिर देखो कि पिछले 10 साल की औसत पैदावार क्या रही है उस जमीन की। अच्छा, एवरेज। वो भी एक निश्चित और रेगुलर आमदनी का सोर्स मिला। अच्छा। ये उस समय के हिसाब से देखें तो काफी व्यवस्थित और प्रोग्रेसिव कदम था। टोडरमल का योगदान मुगल राजस्व व्यवस्था को एक ठोस आधार देना था, ये कह सकते हैं। प्रशासन और राजस्व के बाद अब आते हैं अकबर की धार्मिक नीति पर। ये शायद उनके शासन का सबसे चर्चित और कई बार विवादास्पद पहलू भी रहा है। हाँ, ये बात सही है। सुलह कुल, ये क्या था? इसका मतलब क्या है? सुलह कुल का सीधा सा मतलब है सबके साथ शांति। सबके साथ शांति। हाँ, ये अकबर की धार्मिक नीति का अब कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया था। वो ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान जैसा विशाल और इतनी विविधताओं वाला देश, इस पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं है। सही बात है।
अगर साम्राज्य को स्थायित्व देना है, मजबूती देनी है, तो अलग अलग धर्मों और समुदायों के बीच दुश्मनी की जगह आपसी समझ और सम्मान का माहौल बनाना होगा। ये सिर्फ कोई नैतिक आदर्श नहीं था, ये एक राजनीतिक जरूरत भी थी उस वक्त। तो क्या ये सिर्फ सहिष्णुता थी, मतलब टॉलरेंस, या इससे आगे भी कुछ था? क्योंकि दीन इलाही का भी जिक्र आता है। हाँ, देखिए, सुलह कुल के विचार को ही अकबर ने एक तरह से और आगे बढ़ाया दीन इलाही के रूप में। अच्छा। इसे 1582 के आसपास शुरू किया गया था। इसको अक्सर लोग एक नया धर्म कह देते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। लेकिन शायद ये धर्म से ज्यादा एक नैतिक और दार्शनिक विचार प्रणाली थी, एक तरह का सूफी सिलसिला कह लीजिए। इसमें किसी एक पैगंबर या किसी एक किताब पर जोर नहीं था। अच्छा, फिर किस पर जोर था? जोर था एकेश्वरवाद पर, मतलब एक ईश्वर। शांति, ईमानदारी, सेवा, इन जैसे मूल्यों पर जोर था। कोशिश ये थी कि सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं वो इसमें शामिल हो जाएं। क्या ये सफल रहा? मतलब लोगों ने अपनाया इसे? सच कहें तो दीन इलाही बहुत ज्यादा फैला नहीं। अकबर के कुछ करीबी लोग ही थे जो इसमें शामिल हुए। अच्छा। उनके बाद तो ये लगभग खत्म ही हो गया। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अकबर की सोच को दिखाता है। वो धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठकर एक साझा नैतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे थे। ये उनकी समन्वयवादी दृष्टि का प्रतीक है, भले ही प्रैक्टिकली बहुत सफल न रहा हो। न्याय व्यवस्था के बारे में क्या जानकारी मिलती है? मतलब लॉ एंड जस्टिस कैसा था? न्याय के क्षेत्र में भी कोशिश यही दिखती है कि निष्पक्षता रहे। देखिए, इस्लामिक कानून यानी शरीयत, उसका प्रभाव तो था, खासकर क्रिमिनल मामलों में, फौजदारी में। हाँ। लेकिन जो दीवानी मामले थे, सिविल मैटर्स, खासकर गैर मुसलमानों के आपसी मामले, उनमें उनके अपने धार्मिक कानूनों और रीति रिवाजों को भी मान्यता दी जाती थी। अच्छा, ये जरूरी था। हाँ, उद्देश्य यही था कि आम लोगों को न्याय मिले। हालांकि जाहिर है जमीनी हकीकत हमेशा आदर्शों जैसी नहीं रहती होगी। सही बात है। प्रशासन, राजस्व, धर्म। अब बात करते हैं अकबर के दरबार की रौनक की। अक्सर नवरत्नों का जिक्र होता है। हाँ, नवरत्न। क्या ये सिर्फ 9 सलाहकार थे या कुछ और मतलब था इसका? ये 9 रत्न का जो आइडिया है ये खुद ही दिखाता है कि अकबर का दरबार सिर्फ मतलब योद्धाओं और प्रशासकों का जमावड़ा नहीं था। वहाँ ज्ञान, कला, बुद्धि, एक्सपर्टीज, अच्छा, इन सब का सम्मान था। ये 9 लोग जिन्हें नवरत्न कहा गया, ये अपने अपने फील्ड के महारथ ही थे। अच्छा। और इन्होंने अकबर के शासन को कई तरह से मतलब समृद्ध किया। ये सिर्फ सलाहकार नहीं थे, ये उस दौर के थिंक टैंक का हिस्सा थे, आप कह सकती हैं। इनमें से कुछ के योगदान तो हमने अभी देखे भी, जैसे राजा टोडरमल वित्त और राजस्व में। बिल्कुल। और कौन थे जिनका जिक्र करना जरूरी है? हाँ, टोडरमल के अलावा अबुल फजल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अबुल फजल? हाँ, वो इतिहासकार और विद्वान थे जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। आज हम अकबर के बारे में जो इतना कुछ जानते हैं, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट अबुल फजल को जाता है। अच्छा। वो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देते, बल्कि उस दौर की सोच, प्रशासन की बारीकियां, वो सब सामने लाते हैं। और कला के क्षेत्र से कौन थे? संगीत में तो मियां तानसेन। तानसेन? हाँ। उनका नाम कौन नहीं जानता। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष माने जाते हैं। अकबर के दरबार की शान थे। कहते हैं उनके संगीत में जादू था। इसी तरह फैजी, जो अबुल फजल के भाई थे, वो फारसी के बड़े कवि थे। अच्छा, भाई थे वो? हाँ। और अब्दुल रहीम खाने खाना, जो खुद एक बड़े सेनापति थे, लेकिन हिंदी और फारसी के बेहतरीन कवि भी थे। उनके दोहे तो आज भी लोग पढ़ते हैं। हाँ, रहीम के दोहे तो बहुत मशहूर है। और बीरबल, उनका नाम तो शायद सबसे ज्यादा ही मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। उनकी हाजिर जवाबी के किस्सों के लिए। बीरबल, जिनको असल नाम महेश दास बताया जाता है, वो अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए ही जाने जाते थे। वो अकबर के करीबी मित्र भी थे और सलाहकार भी। राजा मानसिंह भी थे, एक प्रमुख सेनापति और प्रशासक, अकबर के रिश्तेदार भी थे। हाँ। तो आप देख सकती हैं कि इस ग्रुप में प्रशासक, सेनापति, विद्वान, कवि, संगीतकार, सब तरह की प्रतिभाएं शामिल थीं। सही। ये दिखाता है कि अकबर ने किस तरह अलग अलग फील्ड्स की योग्यता को पहचाना और उसे अपने साथ जोड़ा। ये वाकई एक बहुत प्रभावशाली मंडली थी। बिल्कुल। अब अगर कला और संस्कृति पर और विस्तार से बात करें तो स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर का जिक्र करना जरूरी है। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, ये सब नाम आते हैं। अकबर वास्तुकला के बाई शौकीन भी थे और संरक्षक भी थे। फतेहपुर सीकरी तो उन्होंने पूरी की पूरी राजधानी के तौर पर बसाई थी। पूरी राजधानी? हाँ, लाल पत्थर से बनी भव्य इमारतें, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, क्या कुछ नहीं था वहाँ। हालांकि पानी की कमी की वजह से उसे राजधानी के रूप में ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। पर वो शहर आज भी अकबर के विजन का प्रतीक है। और इन इमारतों की शैली, मतलब स्टाइल में क्या खास था?
खास बात थी शैलियों का मिश्रण, उनका फ्यूजन। आपको इनमें भारतीय वास्तुकला, खासकर गुजरात और राजस्थान की शैलियों का प्रभाव दिखेगा। अच्छा। और साथ ही फारसी और मध्य एशियाई इस्लामी वास्तुकला के तत्व भी मिलेंगे, जैसे मेहराब हैं, गुंबद हैं, छतरियां हैं, जाली का काम है। ये सब मिलकर एक नई मिली-जुली मुगल शैली को जन्म दे रहे थे। बुलंद दरवाजा जो गुजरात विजय की याद में बनवाया, वो इसी भव्यता और इसी समन्वय का प्रतीक है। आगरा का किला भी इसी दौर की देन है, जिसे बाद में शाहजहां ने और संवारा। स्थापत्य के अलावा चित्रकला के बारे में भी स्रोत बताते हैं। पेंटिंग्स, हाँ बिल्कुल। अकबर के समय में मुगल चित्रकला अपने कह सकते हैं चरम पर पहुंची। उन्होंने एक शाही तस्वीर खाना मतलब पेंटिंग वर्कशॉप बनवाई। अच्छा, तस्वीर खाना? हाँ, जहां भारतीय और फारसी दोनों तरह के चित्रकार साथ काम करते थे। इस शैली की पहचान है बारीक कारीगरी, बहुत फाइन डिटेल्स। हाँ, देखिए मैंने कुछ तस्वीरें, बहुत बारीक काम होता है। बिल्कुल, चटकीले रंगों का इस्तेमाल और विषयों की विविधता। दरबारी शानो शौकत, शिकार के दृश्य, लड़ाइयाँ, पौराणिक कथाएं और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र भी बनाए गए। हमजानामा और अकबरनामा जैसी जो महत्वपूर्ण किताबें थीं, उनको चित्रों से सजाया गया। वो उस दौर की कला का बेहतरीन नमूना है। ये चित्र सिर्फ सजावट नहीं थे, ये इतिहास और कहानियों को बयान करने का एक माध्यम भी थे। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो अकबर का ऐतिहासिक महत्व क्या माना जाए? स्रोत उन्हें धार्मिक सहिष्णुता और एक सेंट्रलाइज्ड प्रशासन की नींव रखने वाला बताते हैं। क्या यही उनकी मुख्य विरासत है? हाँ, मोटे तौर पर यही है, लेकिन इसे थोड़ा और खोलकर देखना चाहिए। पहला, जैसा आपने कहा, सुलह कुल की नीति। ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, बल्कि आज भी भारत जैसे विविधता भरे समाज के लिए एक सबक है कि आपसी सम्मान और सहिष्णुता से ही देश मजबूत होता है। सही बात है। दूसरा, उनका प्रशासनिक ढांचा, मनसबदारी और ज़ाब्ती जैसी प्रणालियों ने एक बड़े साम्राज्य को चलाने का तरीका दिखाया, जिसने बाद के शासकों को भी प्रभावित किया। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था की नींव रखी। और सांस्कृतिक तौर पर उनकी क्या देन है? सांस्कृतिक रूप से अकबर का दौर भारत की वो जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, हाँ, मिलीजुली संस्कृति, हाँ, उस मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने जानबूझकर भारतीय और इस्लामी परंपराओं के संगम को बढ़ावा दिया, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, पेंटिंग हो, संगीत हो या लिटरेचर हो। उनके दरबार में अलग अलग धर्मों और बैकग्राउंड के विद्वानों और कलाकारों का सम्मान था। वो सिर्फ एक विजेता या प्रशासक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने स्थिरता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास को एक साथ साधने की कोशिश की। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अकबर का शासनकाल सिर्फ लड़ाइयों और जीतों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी जो प्रशासनिक सोच थी, जैसे मनसबदारी प्रणाली, उनकी धार्मिक नीति का खुलापन, उनके दरबार में जो प्रतिभाएं जमा हुई और कला संस्कृति को जो उनका संरक्षण मिला, ये सब मिलकर उनके दौर को भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मोड़ बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई थी। हाँ। एक स्थिर प्रशासन और व्यवस्थित राजस्व प्रणाली ने कला और संस्कृति के विकास के लिए माहौल बनाया। सही। धार्मिक सहिष्णुता ने अलग अलग प्रतिभाओं को एक साथ आने का मौका दिया, और ये सब मिलकर उस युग की पहचान बने जिसे हम आज भी समझने और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमारे स्रोत के आखिर में लिखा है, एक सोचने वाली बात छोड़ी है उन्होंने। अकबर सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक विचार था जो समानता, ज्ञान और सहिष्णुता पर आधारित था। शायद ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है और इस पर गौर करना बनता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।